नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और इलेक्ट्रिशियन में सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए हम थ्योरी के आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस क्लास के रूप में प्रोवाइड करवा रहे हैं। इससे पहले 7 क्लासेज दे चुके हैं और ये है हमारी क्लास नंबर 8। तो उन प्रीवियस 7 क्लासेज को भी ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि हमने आपको वो क्वेश्चन करवाए हैं जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसलिए हमारी एक एक सारी क्लास को देखना है और कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होना है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो आपके थ्योरी में 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 के 38 आप सही कर देंगे अगर हमारी सारी क्लासेज को आप अटेंड करते हैं, देखते हैं। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 8 क्लासेज से कुछ नहीं होना। अभी आपको और भी क्लासेज हम देंगे, एग्ज़ाम तक सीक्वेंसली क्लासेज मिलेगी। शुरू हो जाइए। 100% नंबर लाने हैं, यानी 38 में से 38 क्वेश्चन सही करने हैं थ्योरी के। तो जुड़ जाइए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से रट लेना है, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले 2 छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपके आईटीआई के फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है और पेड टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे ज्वाइन करके अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, चारों के मॉडल पेपर आपको वहाँ पर मिलेंगे, जिनको आप अटेंड कर सकेंगे। नहीं तो आप फ्री वाला टेस्ट अटेंड कीजिए, उससे अपनी तैयारी कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, तो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर भी हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं, न्यूज़ नोटिफिकेशंस वहाँ पर डालते हैं। आइए शुरू करते हैं। चलिए माय डियर, ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, पेपर में इनके सवाल आएंगे ज़रूर। पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहे हैं आपसे, फिर डिटेल से आपको इसका उत्तर भी बताऊंगा। पहला सवाल, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? अवरोधक को इंग्लिश में रजिस्टर बोलते हैं। प्रकाश तीव्रता को इंग्लिश में लाइट इंटेंसिटी बोलते हैं। माय डियर, हमारे पास 4 प्रकार के विशेष प्रतिरोधक होते हैं। पहले का नाम है VDR, जिसका नाम है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी वोल्टेज की वेरिएशन से इसका रेजिस्टेंस बदलता है। NTC, इसे हम थर्मिस्टर बोलते हैं। ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। PTC, पूरा नाम होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसे हम सेंसिस्टर बोलते हैं। VDR को वेरिस्टर, NTC को थर्मिस्टर, PTC को सेंसिस्टर और LDR को बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, फोटो कंडक्टर के नाम से भी इनको जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो LDR ही होगा, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर और ये रहा रेजिस्टर लाइट। तो D उत्तर करना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लो। आया बहुत है आपके ITI एग्जामों में। तो ITI की जो CBT एग्ज़ाम होता है आपका, NCVT का, वर्ष 2021, 22, 23 लगातार हम उनको फॉलो कर रहे हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें आया है। ठीक है जी। इस वीडियो को अभी तक जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक वाला बटन दबा दीजिए। बिना लाइक किए वीडियो को नहीं देखना है। लाइक करोगे तो ही तो कुछ अच्छा सा सीखने को मिलेगा। कैसे लाइक करोगे? तो हम नंबर ऑफ़ लाइक्स को देखकर ये सोचेंगे कि इतने बच्चों को क्लास पसंद है, तो उसी तरह से आपको और क्लासेज मिलती है। आइए अगले सवाल पर। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी कितना है? अब ध्यान से सुनना, 2 क्वेश्चन है। रेक्टिफायर की इनपुट नहीं पूछ रहे, जो आपका आगे फिल्टर सर्किट होता है ना, उसको मिलने वाली वोल्टेज पल्सेटिंग DC होती है, वो पूछ रहा है। दरअसल थोड़ा सा सवाल पूछने का तरीका गलत है। फिल्टर सर्किट को जो आउटपुट मिलता है, एक बार मैं शॉर्ट में बना देता हूँ। ऐसे मान लो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है ना। तो फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर हम आगे फ़िल्टर जोड़ते हैं। मान लो चाहे वो LC फिल्टर है हमारा, चाहे वो RC फिल्टर, जो भी है। तो वो यहाँ की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी फिल्टर की जो रिपल है उसको इनपुट मिलती है, पल्सेटिंग होती है ना, पल्सेटिंग DC में रिपल्स होते हैं। वो यहाँ की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी एक्चुअल में रेक्टिफायर की आउटपुट ही पूछ रहा है आपसे। तो रेक्टिफायर की आउटपुट जो होती है ना, इनपुट फ्रीक्वेंसी की 2 गुनी होती है। C कर देना। अब पूरा ऑप्शन क्या है वो मैं बताता हूँ। C उत्तर पहले देख लो। F इनपुट यानी रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट फिल्टर सर्किट की, 2 × F इनपुट, यानी जो फ्रीक्वेंसी इनपुट में दी गई थी उसका 2 गुना।
तो उत्तर आपको सी करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये पेपरों में आएगा ज़रूर। फुल वेव चाहे ब्रिज वाला हो, चाहे 2 डायोड वाला फुल वेव रेक्टिफायर हो, यही आएगा। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का आता है ना, तब वो बराबर होती है, उस समय आपको बी ऑप्शन करना था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, पढ़ लेना, कवर कर लेना भैया, आएगा ज़रूर। और देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं आपको बता दूं, जो आपको क्वेश्चन करवा रहे लगभग 70 क्वेश्चन है। इन 70 क्वेश्चंस की आपको क्लास दी जाएगी, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, बहुत कुछ सीखोगे। और ITI में तो देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, तो क्यों नहीं हम उनको पढ़ेंगे। सवाल देखो, विच इज ए एक्टिव कंपोनेंट, सक्रिय घटक कौन सा है। सक्रिय और निष्क्रिय 2 तरह के घटक होते हैं। एक्टिव, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे एक्टिव होते हैं, और इलेक्ट्रिकल वाले सारे के सारे पैसिव होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एक्टिव, इलेक्ट्रिकल वाले पैसिव। अब आप देख लो अपनी तरफ से, इलेक्ट्रिकल मतलब RLC, ये पैसिव है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। इसके अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर, UJT, FET, ये वो जितने भी हैं वो सब के सब एक्टिव है। तो यहाँ पर देखो RLC, ये तीनों तो आपके आ जाएंगे पैसिव में, जबकि एक ट्रांजिस्टर नाम आपको दिया गया है, इसे हम किस श्रेणी में रखेंगे, एक्टिव कंपोनेंट की श्रेणी में रखेंगे। बताओ सवाल समझ में आया क्या। वैसे इनकी डेफिनेशन क्या है, किसी को याद है क्या। देखो आप अगर ITI का एग्ज़ाम देने वाले हो तब तो क्वेश्चन पढ़ लो, सीधा उत्तर आएगा, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से क्लास को पढ़ना चाह रहे हो कि आगे मुझे भर्ती परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन आता है, तो पूरा ध्यान रखना। एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं जिन पर KVL KCL यानी किरचॉफ के वोल्टेज नियम, करंट नियम, ओम के नियम नॉट अप्लीकेबल होते हैं, लागू नहीं होते हैं। और पैसिव वो होते हैं जिन पर अप्लीकेबल होता है, ठीक है। नॉट अप्लीकेबल और अप्लीकेबल, इतना सा याद रख लेना। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर याद रखो, ट्रांजिस्टर आएगा। मतलब देख लो अलग कौन सा है। मान लो इसमें से मैं ये पूछ लेता कि कौन सा पैसिव नहीं है, वही क्वेश्चन है, ये पूछ लेता कि पैसिव नहीं है, तब भी उत्तर बन जाता, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका याद रख लेना। वैसे ट्रांजिस्टर है, और अगर पैसिव का आए तो उसका याद रख लेना। देखो भाई अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है, कौन सा अक्सर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। देखो पहले तो ये एक तरह से सेमीकंडक्टर कंपाउंड है और LED बनाने के काम आता है। हमारे सेमीकंडक्टर्स की एक कोडिंग होती है, उसका पहला लेटर अगर A से है तो वो संकेत करता है जर्मेनियम को, और अगर B से है तो वो संकेत करता है सिलिकॉन को। तो R जो होता है ना, वो कैडमियम सल्फाइड को संकेत करता है। आपके इस क्वेश्चन का आंसर D होगा। पेपरों में एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि एक जिनर डायोड BZ126 है, ये किस अर्धचालक पदार्थ से बना है। तो B आ गया ना, सिलिकॉन से बना हुआ है। ट्रांजिस्टर AC128 किस से बना हुआ है, A आ गया ना, ये जर्मेनियम से बना हुआ है। तो ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं, कभी टॉपिक आपको करवाएंगे। अभी D उत्तर करना, R से उसको हम इंडिकेट करते हैं या संकेत करवाते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा, याद रख लेना ज़रूर। एक देखो सवाल पूछ रहा है कि ये जो आपको चित्र दिखाया गया है ना, ये किसका है। देखो इसके 2-3 तरीके होते हैं देखने के भाई। सबसे पहले अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन याद है ना, तो उससे पढ़ लो। आउटपुट में क्या दिया है इसने, A/B की बार ये लिखा है। अब देखो A/बार जो है वो कौन से लॉजिक गेट की होती है, याद रख लो। वैसे ही तो A/B जो होता है ना, ये होता है एंड गेट का, और इसके ऊपर बार लगने का मतलब होता है नोट एंड, और नोट एंड को क्या बोलते हैं, नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। और वो भी कितने इनपुट है, A और B नाम से 2 इनपुट है। D उत्तर कर दो, 2 इनपुट वाला नैंड गेट। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, तो मैं तो ये आपको बताना चाहूँगा कि चारों का ही याद रखूँ, है ना। चलो आप में से किस किस को याद है चारों का बुलियन व्यंजक, वो चारों के कमेंट कर देना। और जिस बच्चे का भी आएगा मैं पिन कर दूंगा, साथ में पता लगे
कि हमारी बात को भी ध्यान से कौन कौन सुन रहा है। कई बार होता है ना, बच्चे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अपने हिसाब से उत्तर कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं। तो चारों के बुलियन व्यंजन को, और जिस बच्चे का अच्छे से उत्तर आ जाएगा मैं उसका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा। और नहीं समझ में आए तो आप बता देना कि हमें आ नहीं रहा है, तो फिर हम कमेंट करवा के उसको आपको दे देंगे ऑफिशियल हमारी तरफ से। देखो पैसिव कंपोनेंट कौन सा है, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। जो इलेक्ट्रिकल वाले कंपोनेंट होते हैं जिनमें ओम किरचॉफ नियमों का फॉलो किया जाता है, RLC आते हैं इसमें, तो ये रहा C आपका। कैपेसिटर इसमें मौजूद है, डायक, डायोड और ट्रांजिस्टर। ये तीनों के तीनों ही किस में जाएंगे, एक्टिव में जाएंगे, सक्रिय घटक में जाएंगे। जबकि पैसिव में कौन जाएगा, संधारित्र। संधारित्र को इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। किसी चीज़ को एकत्रित करना, स्टोर करने को संधारण बोलते हैं, स्टोर को संधारण बोलते हैं हिंदी में। कैपेसिटर चार्ज को एक्यूमुलेट करता है। सिंबल पूछ रहा है कि आपको प्रतीक दिखाया गया, ये प्रतीक किसका है। माय डियर, आपके IIT CBT एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, और पिछले साल वर्ष 2023 में तो बहुत रिपीट हुआ है। लगभग हर शिफ्ट में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिल गया था। सिंपल है, 2 डायोड आमने सामने जुड़े हुए हो, 2 टर्मिनल वाली डिवाइस है, तो माय डियर ये प्रतीक है डायक का। पूरा नाम होता है डायोड फॉर AC। अगर ट्रायक की पहचान करनी हो तो इसी सिंबल में किसी साइड एक गेट नाम का टर्मिनल और होगा। अगर SCR में इसके सिंबल को आप बनाते तो SCR में ट्रायक के जैसे 3 टर्मिनल तो होते, लेकिन डायोड जैसे यहाँ 2 लगे हुए थे उनमें से एक ही होगा। और IGBT का थोड़ा सा अलग होता है, तो वो 2 तरह की है ना अपने FET में IGBT के हिसाब से, तो उसका अलग प्रतीक होता, वो ये नहीं है। माय डियर, आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस पर साथ में। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब है टोटल कैरेक्टर्स कितने काम में लेते हैं। तो हेक्साडेसिमल में टोटल हम 16 काम में लेते हैं, आपको याद भी होंगे। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। 0 से लेकर के 9 तक तो हम अंक यानी डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, और A से लेकर के F तक हम अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। माय डियर, इसे याद रखना, इसलिए अल्फ़ा न्यूमेरिकल प्रणाली भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि कई बार आपसे हेक्साडेसिमल का बेस पूछ ले, यानी आधार या रेडिक्स। तो आधार या रेडिक्स उतने ही होते हैं जितने उसमें कैरेक्टर्स का यूज किए जाते हैं। यानी हेक्साडेसिमल का बेस या रेडिक्स पूछ लेता तब भी आपको उत्तर 16 ही करना है। 0 से 9 तक का तो आपने देख लिया, लेकिन A से F तक का कैसे देखोगे, तो इनकी मार्किंग कैसे होती है याद ही है ना सबको, A B C D E F। तो 9 तक तो हुआ था, ये 10 से शुरू हो जाता है, फिर 10, 11, 12, 13, 14 और 15। पेपरों में सीधा क्वेश्चन आ सकता है हेक्साडेसिमल प्रणाली में C किस अंक का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि हेक्साडेसिमल प्रणाली में 13 को किससे दर्शाते हैं। यानी 10 से लेकर 15 तक का जो है उसका उलटफेर क्वेश्चन आ सकते हैं। और बता देता हूँ, संख्या प्रणाली में 8 हमारी ऑक्टल प्रणाली होती है, शुद्ध हिंदी में अष्ट आधारी बोलते हैं, जिसका आधार 8 हो। 12 और 6 होता नहीं है। इसके अलावा 10 होता है, उसे डेसिमल यानी दशमलव प्रणाली बोलते हैं, और 2 होता है जिसे हम बाइनरी प्रणाली बोलते हैं, बाइनरी संख्या सिस्टम बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आ सकता है पेपरों में, ज़रूर अच्छे से याद रख लेना। सवाल देखो, कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, यानी मेजर्ड वैल्यू का विजुअल प्रेजेंटेशन भी आपको दिखा रहा है। सिंपल सवाल आएगा, शॉर्ट में हम इसे CRO बोलते हैं, इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका शॉर्ट नाम भी आने लग गया है, ऑसिलोस्कोप। शुद्ध हिंदी में इसे दोलनदर्शी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दोलनदर्शी। तो शुद्ध हिंदी भी आ सकता है, शॉर्ट में इंग्लिश ऑसिलोस्कोप, पूरा नाम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इंग्लिश में शॉर्ट में CRO। कुछ भी आ जाए, उत्तर आपको समझना होगा, ठीक है, याद रह जाएगा ना। AC का कौन सा मान मापन करता है CRO, अगर किसी को याद है तो बता दो। CRO
एसी वोल्टेज का कौन सा मान मापन करता है? पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू या पीक टू पीक वैल्यू? ये 4 ऑप्शन है। पता तो लगे साथ साथ में आपकी तैयारी कितनी है। प्यारे बच्चों, ITI NCVT CBT एग्ज़ाम वर्ष 2021, 22, 23 लगातार किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर, क्योंकि हर दिन आपके 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं। ये डायग्राम आया है, पढ़ लो इसे, इस बार फिर देखने को मिलेगा। पुश पुल एम्पलीफायर है। अब पुश पुल क्लास बी में ही होता है, क्योंकि पुश पुल में 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, Q1 और Q2 नाम से 2 ट्रांजिस्टर है। एक पहले हाफ साइकिल में काम करता है, एक दूसरे हाफ साइकिल में काम करता है। बहुत सारी पहचान करने के तरीके हैं। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर इसका सही आंसर है, याद रह जाएगा। डायग्राम देखना है, उत्तर देखना है, ऑप्शन बी नहीं देखना है। आपके CBT एग्ज़ाम में ऑप्शन हो सकता है सफल कर जाएं, ऊपर या नीचे रहे, ऑप्शन बदल जाते हैं CBT एग्ज़ामों में। उत्तर याद रख लो, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है, यानी एक पुश करता है एक पुल करता है, तो लगातार आउटपुट मिलती है। सवाल अगला माय डियर, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सही सूत्र क्या है? इंग्लिश बताऊं? ऑसिलेटर सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछ रहा है माय डियर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/2 अंडर LC। क्या है? 1/2 अंडर LC। तो ये आपका सी ऑप्शन में ये रहा, ठीक है ना। L का मतलब है इंडक्टर का मान, C का मतलब है कैपेसिटर का मान। अनुनाद क्या होता है, किसी को याद है क्या? फर्स्ट ईयर में आपके आता है ये टॉपिक, अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से तो। वह फ्रीक्वेंसी जिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, यानी जब XL का मान XC के मान के बराबर हो जाए जिस फ्रीक्वेंसी पर, तो उसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और सर्किट की इस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन कहा गया है। देखो अगला सवाल देखो, सिलिकॉन सामग्री में रोधी का वोल्टेज का कारण क्या है? सवाल थोड़ा इंग्लिश में कम है, हिंदी में, इंग्लिश पढ़ो पूरा। वो कह रहा है कि बैरियर वोल्टेज इज़ मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। सिलिकॉन में बैरियर पोटेंशियल अधिक क्यों होता है? अब पहले तो देखो बैरियर पोटेंशियल क्या है। बैरियर पोटेंशियल होता है कि जंक्शन को तोड़ने के लिए जिस वोल्टेज पर धारा प्रवाह प्रारंभ होता है फॉरवर्ड में, डायोडों में चालकों की तरह ऐसे नहीं है कि 0.1 वोल्ट गई तो धारा का चालन शुरू हो गया, नहीं। आपको याद होगा, बताओ मुझे, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना है, जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कितना है? याद रखना, बैरियर पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, पोटेंशियल की इकाई वोल्ट होती है। फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा नहीं पूछ रहे हैं ना। सिलिकॉन की 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम की 0.3 वोल्ट। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिलिकॉन वाले में ऐसा क्या था कि 0.7 वोल्ट के बाद जंक्शन टूटा, धारा का चालन शुरू हुआ? याद है क्या? बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। मुझे इन दोनों का परमाणु क्रमांक बताओ कितना है, बताओ। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 14, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक है 32। दोनों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। माय डियर स्टूडेंट, जो नाभिक से जितनी दूर कक्षा होगी ना, उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा। कम परमाणु क्रमांक है, ये नाभिक न्यूक्लियस के समीप होता है, इसलिए इसे तोड़ने के लिए हमें अधिक बाहरी बल की आवश्यकता होती है। यानी एक पूरी लाइन मैं बोलता हूँ, थ्योरी जब आपको कोर्सेज में करवाई हुई है एप्लीकेशन पे, अगर आपने देखा हो तो एक पूरी लाइन होती है क्या कि सिलिकॉन के कम परमाणु क्रमांक इसे अधिक स्टेबिलिटी देता है। ये उत्तर आएगा। कम परमाणु संख्या इसे अधिक स्थायित्व प्रदान करती है, जो कंसंट्रेशन के कारण जंक्शन के आर पार होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन सांद्रता के कारण एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का निर्माण करता है, जिसे अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। याद आया क्या? देखो, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से जाना चाह रहे हो ना, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक कवर होना चाहिए कि PN कैसे बना था और उसका जंक्शन, अवक्षय क्षेत्र, ये बहुत चीज़ें मायने रखती है। कलर कोड वाला क्वेश्चन भाई ज़रूर आएगा, फर्स्ट ईयर में भी आता है, यहाँ भी आ रहा है। बैंड दिए 4, लाल, बैंगनी, नारंगी और गोल्डन।
प्रतिरोधक का न्यूनतम और अधिकतम मान कितना है, पहले तो वैल्यू निकाल दो भाई। तो लिख लो, टेबल याद ही होगी। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, GSN, यही वाली है, सबको याद है ना। अब बीबी रॉय से शुरू हो जाओ, ब्लैक ब्राउन रेड, तो रेड का कितना आ जाएगा 0 1 2, तो 2 में तो देखो वैल्यू निकालनी है पहले। गोल्डन की टॉलरेंस होती है 5%। जितना आपका मान आए उस वैल्यू का 5% निकालना, 5% कम कर देना, 5% ज़्यादा कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। आई थिंक ये वैल्यू आपकी 27,000 के आसपास आएगी। क्यों आएगी मैं बता दूं। वॉयलेट बैंगनी कलर जो होता है उसका डिजिट होता है 7, तो 2 और 7 को बराबर रखा। फिर आप देखो ऑरेंज है ना, ऑरेंज की टॉलरेंस वो मल्टीपल फैक्टर गुणक घटक होता है 3, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो तो आ रही है 27,000 ओम, और उसमें 5% प्लस माइनस है यानी टॉलरेंस है। तो 27,000 का 5% आप निकाल करके कम या ज़्यादा करना, सी उत्तर आपका सही आएगा। वैल्यू पढ़ लो अच्छे से, पेपर में जब क्वेश्चन आपको मिले तो उसे सीधा सीधा उत्तर के रूप में कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला सवाल, फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज कितनी है। फुल वेव रेक्टिफायर दिखाया और आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि आउटपुट के लिए कोई लोड जुड़ा हुआ ही नहीं है और ना ही कहीं कुछ दिखाया गया है। एक तरह से ये टर्मिनल मान लो, है कि नहीं, और ये यूँ कहें यहाँ पर मान लो एक तरह से यहाँ कोई लोड जुड़ा हुआ हो तो फिर मान सकते थे कि आउटपुट यहाँ से आए। तो अभी के लिए ये क्या कह रहा है कि ये एक तरह से सर्किट में शॉर्ट है, जो कि दोनों आपस में वहाँ मिल रहे हैं, इसलिए नो आउटपुट इसका उत्तर कर दिया है। ठीक है, यानी लोड अगर जुड़ा हुआ है तो मान सकते थे क्योंकि सर्किट लोड के थ्रू पूरा हो जाता, यहाँ से यहाँ धारा चलती और एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से। अभी ए उत्तर है इसका, कोई निर्गत नहीं है, निर्गत को इंग्लिश में आउटपुट बोलते हैं। जीरो आउटपुट अगर लिखो तो ठीक है, वो कोई बात नहीं। वैसे आपके तो ऑप्शन चेंज होंगे नहीं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करना। सवाल देखो, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन को न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता कितनी है। 2-3 चीज़ें बताता हूँ, सुनिएगा। हमारे पास होता है एक BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पूरा नाम है। 2 जंक्शन होते हैं, जंक्शन 1 और जंक्शन 2। पहला जंक्शन हमेशा बेस एमिटर के बीच में बनता है और दूसरा बेस कलेक्टर के बीच में बनता है। पहले जंक्शन की खास बात, सदैव फॉरवर्ड बायस में होता है और दूसरा सदैव रिवर्स बायस में, और इस ऑपरेशन को बोलते हैं एक्टिव रेजिन। तो हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव क्षेत्र में ही संचालित करते हैं और फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट की ज़रूरत होती है धारा चालन के लिए। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर आपका सी रहेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कंपटीशन वालों। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मुझे डालने की इजाज़त मिल जाए ना, तो मैं पक्का ये क्वेश्चन उसमें डाल दूँ, किसी भी पेपर में जाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन, है लेवल क्वेश्चन का। देखो सवाल, कौन सा फिल्टर रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। वोल्टेज स्पाइक्स यूँ होते हैं, उतार चढ़ाव जो है ना, और स्पाइक्स इसमें जो अचानक जर्क आता है ना, हम सर्ज बोल सकते हैं, हमारे टेक्निकल में सर्ज शब्द आपने पढ़ा होगा। इसके लिए हम LC फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्योर ही कर देते हैं, एक तरह से कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि L यानी इंडक्टर पहले सीरीज में लग जाता है और फिर C कैपेसिटर पैरेलल में और लग जाता है, तो दोनों अपोज करते हैं। LC फिल्टर याद रख लो, क्वेश्चन याद रख लो, आया ज़रूर है ITI के तो आपके एग्ज़ामों में। सो मैं तो यही कहूँगा कि सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। सवाल देखो, ड्राइव में आउटपुट स्टेज में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उन्नत संस्करण को इंग्लिश में बोलेंगे एक तरह से एडवांस वर्जन। तो वर्तमान में जो हमारे AC/DC ड्राइव होते हैं, जो मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं, जैसे VFD आता है AC में, तो इसमें आजकल लगता है IGBT, जिसका पूरा नाम है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये BJT और FET दोनों का मॉडिफाइड रूप है, दोनों का संयुक्त रूप है। डी उत्तर करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो 2018 से जब सेमेस्टर वाइज पेपर होते थे ना, तब से क्वेश्चन आ रहा है। सवाल देखो, ऑप्शन बाद में दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन देखो। डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड डेसिमल प्रणाली का उपयोग क्या है। ये बाइनरी की बात नहीं कर रहा है, एक विशेष प्रणाली होती है, आपने अगर पढ़ा हो तो, कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, BCD बोलते हैं इसे। ये ना डायरेक्ट डेसिमल को बाइनरी में बदलती है, लेकिन 4 बिट में बदलती है कम से कम, इसलिए इसे ना
8432 प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका काम होता है, ये दरअसल उसमें लैच में, मेमोरी बनाने में, फ्लिप फ्लॉप बनाने में काम आता है। और ये सारी की सारी डिवाइसेज, रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप, लैच, मेमोरी, ये सब स्टोरिंग डिवाइस होती है। इसलिए जब हमें डाटा को इनपुट करके एकत्रित करना हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो अगला सवाल, लॉजिक गेट में कौन सी ट्रू टेबल दिखाएगी, ये किसकी ट्रू टेबल है। अब फिर मैं तो वही तरीका अपनाऊंगा, बुलियन व्यंजक पर आ जाइए। बुलियन व्यंजक किसका है, a इंटू बी। तो माय डियर a इंटू बी किसका होता है, एंड गेट का। सोचने की, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तरीका याद रखो। फिर भी और तरीका बताता हूँ, देखना है तो एक और तरीका बताता हूँ। 0 0 होने पर 0, ये आपका एंड गेट में भी है और गेट में भी था। लेकिन 1 और 0 होने पर भी 0, तो दो सीरीज स्विच की तरह हो गया कि भैया दोनों मिलेंगे तो ही चलेंगे लेम। यहाँ पर 1 1 1 अगर आ जाता, 0 1 1 1 1, तो ये होता है a प्लस बी और ये होता और गेट का। तो अभी ये आपका एंड गेट का है, सी उत्तर सही करना। बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे, बिना लाइक किए तो देखना ही नहीं है। सवाल देखो, CRO द्वारा किस मात्रा को माप सकते हैं। देखो CRO फ्रीक्वेंसी को नाप सकता है, फ्रीक्वेंसी नापने के बाद टाइम का भी मेजरमेंट किया जा सकता है, क्योंकि 1 फ्रीक्वेंसी से टाइम आ जाता है। AC वोल्टेज का मापन कर देता है, ये पीक टू पीक वोल्टेज नापता है, और DC वोल्टेज का भी मापन कर देता है। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और पावर फैक्टर ये नहीं नापे जा सकते। सवाल अगला पूछ रहा है आपसे कि SCR का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट SCR जो है ना, स्पीड कंट्रोल में आजकल काम में लेते हैं। थायरिस्टर संचालित स्पीड कंट्रोल सिस्टम अपन बोलते हैं। हालांकि अब तो इसको भी बदल दिया है, IGBT आ गया जो अभी हमने पढ़ाई था। फिर भी आपके क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे तो आपको इसका डी उत्तर करना है। सवाल देखो, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के भी AC सिग्नल उत्पन्न करता है। माय डियर, इसको ऑसिलेटर बोलते हैं। दोलन पैदा करना इसी का ही नाम है। ये क्या करता है, वापस फीडबैक ले लेता है उसी को ही। एम्पलीफायर और ऑसिलेटर में इतना ही फ़र्क है, इनपुट हटा दो तो वो ऑसिलेटर है, इनपुट और दिखा दिया फीडबैक के साथ में तो वो एम्पलीफायर है। डी उत्तर करना। अगला सवाल, दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है। देखो डेसिमल संख्या जैसे 24 दे दी, आपको इसको बाइनरी करने के लिए कह रहे हैं तो क्या करते आए हो, 2 से भाग करते आए हो। शेषफल को यहाँ लिखते जाते हैं। बताओ याद आया कि नहीं आया, बताओ याद आया कि नहीं आया। जैसे 24 को बदलना है तो 11,000 आएगा, है ना। तो डी उत्तर कर देना, दशमलव को सी उत्तर कर देना, डिवाइडिंग डेसिमल बाई 2। दशमलव संख्या को 2 से विभाजित करते हैं। अगला सवाल, रिवर्स बायस में चौड़ी बैरियर बाधा का कारण क्या है। देखो भैया, फॉरवर्ड रिवर्स बता देता हूँ और फिर क्वेश्चन बताऊँगा। वो कह रहा है कि जब रिवर्स बायस होती है तो जंक्शन की चौड़ाई बढ़ क्यों जाती है और बैरियर टूटता नहीं है। तो याद होगा सबको, रिवर्स बायस है क्या, पहले तो ये बताओ। तो रिवर्स बायस होता है P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव से जोड़ना। यहाँ पर होल्स थे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज था, तो ये पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन थे जिनके पास नेगेटिव टर्मिनल था, ये सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षित होकर बैटरी के टर्मिनलों पर एकत्रित हो जाते हैं। डी उत्तर करना है। इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं, यानी जंक्शन से दूर चले जाते हैं। होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन का कभी भी रिकम्बिनेशन नहीं होगा। जब तक पुनर्मिलन नहीं होगा तब तक धारा का चालन नहीं होगा। ये तो हम थ्योरी में पढ़ते ही आए हैं। बस माय डियर, इतने ही थे क्वेश्चन आज की क्लास में, और अगली क्लास में फिर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो को लाइक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करेंगे, फ्री टेस्ट अवेलेबल है, और साथ ही टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम आपको अपडेट्स देते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा दो यार, शेयर कीजिएगा प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।